हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो जैसे कि आप दोस्तों जानते हैं कि यूपीएससी जो है, यूपीएससी का कैलेंडर आने वाला है दोस्तों। यूपीएससी क्या करने वाला है, यूपीएससी सीएससी 2023 का एग्ज़ाम आने वाला है दोस्तों। यानी कि आप सभी को जानते हैं, आप सभी जानते हैं मैं किस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। यानी कि उत्तराखंड का, मैं उत्तराखंड से हूँ तो उत्तराखंड का नाम ही आ रहा है याद। यानी इंडिया के सबसे बड़े एग्ज़ाम में यूपीएससी का नाम बेशुमार है और बहुत ही क्रेज बच्चों में आजकल देखने को मिल रहा है यूपीएससी का, और जो कि लाजमी भी है दोस्तों। तो ज़्यादा चर्चा ना करते हुए हम सीधे अपने मुद्दे की ओर बढ़ेंगे। तो मुद्दा क्या है दोस्तों कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी में क्या होता है, एक प्री का एग्ज़ाम होता है ना। प्री से स्टार्ट होता है। प्री में 2 पेपर होते हैं, GS1 और GS2। तो GS1 में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाता है दोस्तों, वो कौन निभाता है। एक तो कोर सब्जेक्ट होते हैं और फिर करंट अफेयर्स, है ना, करंट अफेयर्स। तो दोस्तों ये मैं कुछ करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ अपने चैनल पर, यूपीएससी क्रैक यूपीएससी पर, है ना। तो करंट अफेयर्स का हम पढ़ेंगे दोस्तों। कहाँ से पढ़ेंगे, विजन की मंथली मैगजीन से पढ़ेंगे दोस्तों, विजन की मंथली मैगजीन से पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे मई से जून तक, मई से जून तक, मई से जून तक की पॉलिटी की सीरीज़ पढ़ेंगे दोस्तों। पॉलिटी, है ना। पॉलिटी के 18 से 20 क्वेश्चन फ्री में आराम से देखने को मिलते हैं। और पॉलिटी के बाद हम जाएंगे इकोनॉमी पर। तो समय व्यर्थ ना करते हुए पहला हेडिंग, यानी कि जो इंडेक्स है ना किसका, मई 2022 का जो विजन मंथली मैगजीन का जो इंडेक्स है ना, मैं आपको दोस्तों दिखा देता हूँ क्या है वो। उसमें है दोस्तों ये है ना। तो ये है दोस्तों, 1 मिनट माफ़ी चाहूँगा। तो ये इसमें देखिए दोस्तों क्या क्या न्यूज़ में है ना। कुछ न्यूज़ इन ब्रीफ भी हैं, यानी कि संक्षिप्त सुर्खियाँ, और कुछ मेजर टॉपिक हैं। तो 3 मेजर टॉपिक मई 2020 की मैगजीन में आपको देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं दोस्तों, तो वो हैं दोस्तों 3 मेजर टॉपिक और कुछ संक्षिप्त सुर्खियाँ। पहला मेजर टॉपिक है दोस्तों 7वीं अनुसूची में सुधार, रिफॉर्म इन 7th शेड्यूल। दूसरा मेजर टॉपिक है मृत्युदंड। तीसरा है राजद्रोह सेडिशन। और कुछ संक्षिप्त सुर्खियाँ, यानी कितनी 8 टॉपिक हैं संक्षिप्त सुर्खी के, और 3 मेजर टॉपिक, यानी टोटल 11 टॉपिक हैं। 11 टॉपिक को हम 1 बाय 1 कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। और मेरी जिम्मेदारी है आपको कवर कराने की दोस्तों, है ना। तो पहला टॉपिक है दोस्तों 7वीं अनुसूची में सुधार, दूसरा है मृत्युदंड और तीसरा है राजद्रोह। 3 मेजर टॉपिक हैं। और फिर छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे कि ये उच्चतम न्यायालय 34 न्यायाधीशों वाला, फिर ये है ना राष्ट्रपति चुनाव हो गया जो द्रौपदी मुर्मू का हुआ, अंतर्राज्यीय परिषद, त्रिवेंद्रपुरम घोषणा, है ना, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग, उपासना स्थल, है ना। और केंद्र सरकार ने विश्व बैंक के वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर में निम्न स्कोर दिए जाने पर विरोध प्रकट किया है कि एक, है ना। और एक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो ये कुछ टॉपिक हैं, 8 छोटे हैं और 3 बड़े बड़े टॉपिक हैं। तो हम पहले बड़े हुए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और अपना पहला टॉपिक देखते हैं। कौन सा टॉपिक दोस्तों, 7वीं अनुसूची में सुधार। तो मैं आपको उस टॉपिक के बारे में बता देता हूँ, या हम ऐसे करते हैं, पहले टॉपिक पढ़ते पढ़ते चलते हैं और बीच में मैं आपको जो जो इम्पोर्टेंट होगा प्री और मेंस का वो बताता चलूँगा, है ना दोस्तों। और ये मैं आपको टॉपिक दिखाता हूँ कि पहला टॉपिक है हमारा 7वीं अनुसूची में सुधार। तो 7वीं अनुसूची ये रही, है ना। ये पहला टॉपिक है, मतलब 7वीं अनुसूची नहीं है, ये पहला टॉपिक है। तो पहला टॉपिक ये है अपना, ये। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। और बाकी जो जो बीच में समझाने को होगा वो मैं समझाता आपको चलता रहूँगा। यानी कि ये सुर्खियों में क्यों है, सुर्खियों में इसलिए है कि कुछ विशेषज्ञों ने क्या कहा है 7वीं अनुसूची पर, जो हमने 1935, ये रहा 1935, और ये कुछ इसका इतिहास है। यानी कि 1861 से हमने धीरे धीरे प्रांतियों को स्वायत्ता देनी स्टार्ट करी थी, और आते आते 1935 में हमने कुछ सब्जेक्ट बना दिए केंद्र और प्रांतियों के बीच में शक्ति हस्तांतरण के लिए। तो 1935 से जो 1935 जो अंग्रेजों के समय का कानून है, तब से जो हमने स्वीकार की हैं सूचियों के माध्यम से शक्तियों का वितरण,
वो आज के समय में कितना प्रासंगिक है या प्रासंगिक नहीं है और कितनी उसकी प्रासंगिकता है, इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। ये चर्चा में रहा है ना। तो इसी वजह से पूरा टॉपिक क्या हुआ, चर्चा में आ गया है। यानी पुनः विचार की बात चर्चा में थी तो ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ गया है। तो यानी अब क्या है ये, तो देखो लिखा है जो संविधान के अनुच्छेद 246 उसमें कहा गया कि केंद्र राज्य सरकारों के मध्य शक्ति एवं उत्तरदायित्व का विभाजन करती है ना। ये कौन करता है, अनुच्छेद 246। फिर कहा गया है कि अनुच्छेद सरकारों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व 3 सूची। कौन कौन सी सूची दोस्तों, मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। 3 सूची हैं 246 में, 7वीं अनुसूची में 3 सूची हैं। एक केंद्रीय सूची है ना, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। कौन सी, समवर्ती सूची है ना। तो पहली सूची जो होती है दोस्तों ये वाली केंद्रीय, इस पर संसद कानून बनाता है ना। दूसरी पर राज्य विधानमंडल और तीसरी पर दोनों बनाते हैं। ये है कोर, ये जो इसमें लिखा है मैंने आपको ये पढ़कर बता दिया। बाकी दोस्तों इस हेडिंग में है क्या वो देखेंगे हम आगे, यानी कि इस टॉपिक में क्या है। तो ये है, और एक इसमें एक टॉपिक ये है कि 248 अनुच्छेद में क्या है, केंद्रीय जो हमारा जो केंद्र सरकार है उसको जो इन सब्जेक्ट में यानी 3 सूची में जो विषय नहीं रखे गए हैं, यानी कि जो अपशिष्ट शक्तियाँ वो किसको दी गई है, केंद्र सरकार को दी गई हैं, संसद को दी गई हैं, है ना। यानी उस पर संसद को कानून बनाने का अधिकार होगा। तो ये इतने हिस्से में ये सब लिखा है। अब हम आते हैं दूसरे हिस्से की ओर अपने, यानी कि इस आर्टिकल में आगे क्या दिया हुआ है। तो इस आर्टिकल में आगे क्या है दोस्तों वो देखते हैं, है ना। ये रहा, इस आर्टिकल में बताया है कि इसका औचित्य क्या है। जो 7वीं अनुसूची है इसका औचित्य क्या है, कुछ पॉइंट्स के माध्यम से बता दिया है। उससे पहले ये जो इधर आर्टिकल्स मतलब आर्टिकल से कुछ ब्रैकेट में दे रखा है इसको पढ़ लेते हैं, ये क्या है। तो ये दे रखा है दोस्तों कि जो है 7वीं अनुसूची में एक अनुसूची होती है केंद्रीय अनुसूची, जिसमें रक्षा, विदेशी मामले, रेलवे, बैंकिंग और 100 से 100 संबंधित विषय होते हैं, जिसमें मूलतः 97 विषय हैं, है ना। राज्य सूची में क्या है, जिस पर राज्य विधानमंडल कानून बनाती है, जैसे लोक स्वास्थ्य है, पुलिस का विषय हुआ, स्वच्छता का हुआ, दांव जुआ इत्यादि का हुआ, इसमें 61 विषय हैं और मूलतः 66 हैं। फिर तीसरी अनुसूची जिस पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है, जैसे शिक्षा हो गया, जनसंख्या नियंत्रण, परिवहन नियोजन, आपराधिक कानून, है ना, वन का हो गया। इसमें 52 विषय हैं, मूलतः कितने थे, 47 विषय थे, वर्तमान में 52 है। तो इसका औचित्य क्या है ना। औचित्य है कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमने केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का स्थानांतरण किया, ताकि जो जो राष्ट्रीय संबंधी मुद्दे हैं वो किसके हाथ में चले जाएं, केंद्र सरकार के हाथ में। फिर दूसरा हमने देखा कि उत्तरदायी शासन, यानी कि राज्यों को भी हमें उत्तरदायी बनाना था, तो उनके लिए हम ये विषय लेकर आए। तो 2 पॉइंट हो गए इसके औचित्य के। तीसरा पॉइंट देखेंगे दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, तो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, है ना। तीसरा पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। तो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, तीसरा पॉइंट है कि संतुलित आर्थिक विकास करने के लिए, यानी केंद्र और राज्य में हम समन्वय बनाकर ही क्या कर सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, सामाजिक आर्थिक विकास बढ़ा सकते हैं। फिर हमें विविधता को भी बढ़ावा देना था, तो हमें राज्य स्तर पर जो अल्पसंख्यक हैं, भाषाई हो चाहे धार्मिक हो, उनको भी प्राथमिकता देनी थी। तो हमें प्रांतों को स्वायत्तता देनी आवश्यक थी, ताकि वो अपने प्रांतीय स्तर पर शासन चला सके। फिर कुछ अन्य भी हैं, यानी कि संघ और राज्य में सहयोग बनाने के लिए इसका औचित्य बढ़ जाता है। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट हैं औचित्य बढ़ाने के लिए। फिर ब्रैकेट में दिया है एक, ब्रैकेट में कि 7वीं अनुसूची में संशोधन की प्रक्रिया। दोस्तों यदि 7वीं अनुसूची में संशोधन करना है तो हमें विशेष बहुमत करना होगा, विशेष बहुमत, है ना, विशेष बहुमत, जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और सदन में उपस्थित और मत देने वालों का 1/3 बहुमत, और राज्य के जो विधानमंडल हैं आधे से अधिक विधानमंडल की सहमति, तब जाके हम 7वीं अनुसूची में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। ये ब्रैकेट में लिखा है दोस्तों। इसकी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अन्य प्रावधान क्या है दोस्तों, मतलब कि जैसा हम 7वीं अनुसूची में संशोधन करेंगे ना 367 से, कि विशेष बहुमत और जो है राज्य विधानमंडल की सहमति आधे से अधिक, बाकी कुछ और भी हैं, ये आप पढ़ लेना, है ना, क्योंकि हमारे टॉपिक का विषय नहीं है।
दोस्तों हम आगे चलते हैं, इसका औचित्य बताया हमने। आगे हम देखेंगे कि पुनर्विचार की आवश्यकता क्यों है ना, क्यों आवश्यकता पड़ रही है पुनर्विचार की। तो हम आवश्यकता की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है कि इसके पुनर्विचार की आवश्यकता पड़ क्यों रही है दोस्तों। ये है ना। तो देखो, सॉरी माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। तो ये है, इसको हम फिक्स कर लेते हैं और आगे देखते हैं। तो दोस्तों इसके पुनर्विचार की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। एक तो ये अप्रचलित हो गया है, यानी कि आज के समय में जो 1935 के समय हमने सब्जेक्ट को क्या है केंद्र और राज्य में बांटा था, वो आज कितना प्रासंगिक है या नहीं है, तो वो आज के समय में अप्रचलित हो गया है। तो दूसरा है दोस्तों, पहला है अप्रचलित हो गए हैं कानून कुछ, और फिर सेवा वितरण है, यानी कि आज नागरिकों और समुदाय के बीच में जो सेवा का वितरण है, चाहे सरकार करे चाहे निजी करे, उसका स्तर बदल रहा है। यानी कि लेकिन वर्तमान में धन, कार्य और अधिकारियों पर केंद्र सरकार का प्रभुत्व है। तो इससे सेवा वितरण कैसे होगा, तो हम कुछ विषय हैं जो उसमें फेरबदल करके तब अच्छे से सेवा वितरण कर पाएंगे। फिर जो है केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, यानी कि समवर्ती सूची भी एक तरीके से केंद्र के अंडर में है और केंद्रीय सूची भी, और जो प्रांतीय स्तर के हैं वो राज्य के संबंध में है, जबकि राज्य के संबंध में उनको इतना टैक्स भी नहीं मिल पाता, यानी कि फाइनेंस नहीं हो पाता ताकि वो उन विषय पर काम कर सकें, है ना। और फिर कई बार क्या कर सकते हैं कि जो जैसे अपशिष्ट शक्ति किसके हाथ में है, 248 के तहत मैंने आपको बताया था, 248 के तहत अपशिष्ट शक्ति केंद्र के हाथ में है, तो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति यहाँ पे बढ़ जाती है। तो पहला औचित्य हो गया, दूसरा सेवा वितरण, तीसरा केंद्रीकरण और केंद्रीय प्रभाव की स्थिति, है ना। फिर हम आगे की राह की ओर बढ़ेंगे कि आगे की राह में इस टॉपिक में क्या दिया है, आगे की राह में इस टॉपिक में क्या दिया है ना। ये है, तो ये आगे की राह में हर टॉपिक में आता है दोस्तों आगे की राह। तो आगे की राह में इस टॉपिक में क्या है वो देखने को मिलेगा। तो आगे की राह में दोस्तों क्या है कि एक उच्च अधिकार आयोग का गठन किया जाए ताकि वो दोबारा 7वीं अनुसूची पर प्रासंगिकता पर विचार करे। फिर एक संस्थागत ढांचा हो जो इसको परामर्श दे, है ना। फिर सरकारिया समिति, ये बहुत मोस्ट है दोस्तों। सरकारिया समिति ने क्या कहा था कि जो कर अधिरोपित करने की शक्ति है ना, उनको छोड़कर अपशिष्ट शक्ति किस में शामिल कर देनी चाहिए, संघ सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर देनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है कि दूसरा पॉइंट यह है कि समवर्ती सूची के विषयों से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करने से पहले किससे केंद्र को राज्य से परामर्श करना चाहिए, है ना। और एक आवधिक समीक्षा होनी चाहिए, यानी समय समय पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और प्रविष्टियों का स्थानांतरण, पूंजी आयोग ने 2010 के अनुसार क्या कहा था, केंद्र को केवल उन्हीं विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित करना चाहिए जो राष्ट्रीय नीति के बुनियादी मुद्दों में एक रूपता स्थापित करें, यानी कि ऐसे मुद्दे जिससे राष्ट्र में एकता स्थापित हो, केवल उन्हीं को ही समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए दोस्तों। तो ये था पूरा टॉपिक दोस्तों, इसमें से कुछ प्री का भी है ना। मैं आपको बता देता हूँ कि प्री के संबंध में क्या पूछ सकते हैं। तो प्री में पूछ सकता है कि 7th शेड्यूल क्या है, आर्टिकल पूछ सकता है ना। और 3 सूची पूछ सकता है, कौन सी सूची पर कौन कानून बना सकता है ये पूछ सकता है। वो पूरा टॉपिक ही जो है मेंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, है ना। और आगे हम पढ़ने वाले हैं मृत्युदंड और राजद्रोह। फिर बाकी हम एक ही वीडियो लेक्चर में ये दोनों करेंगे, और फिर अगले वीडियो लेक्चर में संक्षिप्त सुर्खियाँ पढ़ लेंगे दोस्तों, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, है ना। और अच्छे से तैयारी करिए, अपनी यूपीएससी प्रीलिम्स पर पूरा फोकस करिए, और वीडियो को लाइक, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।